जबकि पूरा जिसे कहते हैं चंका बंका सब जमा हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत अनयूजुअल है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? जी सर, देखिए, एक बात तो ये है कि जगदीप धनखड़ साहब इतिहास पुरुष तो हो गए। इन्होंने जिस तरीके से पूरा इनकी जिंदगी उठा करके देखें, राज्यपाल के रूप में और उसके बाद उपराष्ट्रपति के रूप में, इनकी सारी गतिविधियां वो अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। और हमको लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कोई भी आदमी हो, जब पराकाष्ठा पर चला जाता है, एक पराकाष्ठा पर, तो अंदर से आत्मा उसकी कचोटती है। तो इस बीच धनखड़ साहब का शायद जो लक्ष्य रहा होगा, वो लक्ष्य रहा होगा कि अब हमको प्रमोट किया जाएगा, हमने इतनी सेवाएं की हैं, हमको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन उनको लगा कि नहीं, अब हमारा प्रमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमको प्रमोट करने वाला खुद प्रमोट नहीं हो पा रहा है। आज की तारीख में वो अपना खुद ही संकट में फंसा हुआ है। तो फल ये हुआ कि इन्होंने ट्रैक चेंज किया था। इस बीच आप महीना 15 दिन से उनकी स्थितियां देखिए। जिस तरीके से एक बैठक की अभी हम देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, और कृषि मंत्री को वो कह रहे थे कि भाई ये आपने किसानों से वादा किया था, आप उसको क्यों नहीं पूरा किए, क्या किए। तो एक तरीके से उसमें तो हमको सतपाल मलिक जैसी चीज दिखाई पड़ रही थी, उनके उस एक्शन में, उनके उस भाव में। वहां से कहीं नाटकीयता उसमें हमको नहीं दिखाई पड़ी। और पहले दिन ही जो इनका दिखाई पड़ा, या संसद शुरू होने से पहले एक दिन पहले की आप इनकी पूरी आप स्थिति अपना ये कार्य स्थिति उठा करके देखिए, तो ये कहीं ना कहीं से न्यूट्रल बनने की कोशिश इनकी दिखाई पड़ रही थी, और न्यूट्रल दिखने लगे थे एक तरीके से। जिस तरीके से एक दिन पहले जब बैठक हुई और सारे सर्वदलीय बैठक हुई और सब लोग भी सहमति बनी कि नहीं, हम जो है सारी बातें होंगी और ये होगी, लेकिन उसमें सब लोग बाईपास रास्ता निकाल रहे थे किरण रिजिजू कि वो अनुशासन के अनुसार से होगा और परंपरा के अनुसार से होगा। लेकिन उच्च सदन में, निम्न सदन में और उच्च सदन में दोनों की अगर हम स्थितियों को देखें, तो उच्च सदन में कहीं ना कहीं से धनखड़ जी ने अपनी ताकत का पूरा बेहतरीन उपयोग किया, और उन्होंने उसको चलाया नहीं। जहां जहां स्थिति थी मोदी के फंसने की, ये मोदी जी भाग रहे थे, सरकार भाग रही थी, उसमें उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा मौका दिया, बिना टोक टाक के मौका दिया। और खड़गे साहब शायद इस रिजीम में पहली बार कायदे से, इत्मीनान से, वो जो जैसे बोलना चाहते थे वो बोले, और उनको बोलने दिया गया। फल क्या हुआ था, आप उठा करके देखिए, कार्य मंत्रणा वो समिति की जो बैठक थी, 12:30 बजे बैठक बुलाई गई, उसमें भी इन्होंने बहुत पोलाइटली, एक नॉर्मल जैसे होता है सभापति की भूमिका में वो आ गए थे। उसमें निर्णय नहीं हो पाया, तो उन्होंने 4:30 बजे के लिए टाल दिया उस निर्णय को, 4:30 बजे करेंगे। अब स्थिति यहीं से गड़बड़ होती है। ये इतनी पूरी प्रोसेस देखने के बाद, और लोकसभा से मोदी को भागते देखने के बाद, और मोदी जी ने तो अपना उल्लेख कर दिया कि हम तो विजयोत्सव मनाएंगे और ये करेंगे, लेकिन उनके विजयोत्सव में जो पलिता राहुल गांधी लगा सकते थे लोकसभा में, उनको वहां मौका नहीं मिला। लेकिन वो मौका धनखड़ ने राज्यसभा में खड़गे को दिया, और खड़गे ने भरपूर पलिता लगाया, जितना कुछ कह सकते थे वो सारे। तो निश्चित रूप से सरकार असहज हो गई थी, और उसको लगा कि अब तो ये आदमी हमारी पकड़ से बाहर निकल गया, अभी हमारा बंदर नहीं रहा, अब तो ये अपने हिसाब से अपना उस तरह लेकर के भाग गया है, अब न जाने किसके किसके ऊपर उस तरह चलाएगा। फल ये हुआ कि 4:30 बजे वाली बैठक में सत्ता पक्ष, पहली बार ऐसा हुआ कि कार्य मंत्रणा परिषद की वो समिति की बैठक बुलाई जाए और सत्ता पक्ष से कोई आदमी उसमें न जाए। 4:30 बजे सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति उसमें नहीं गया। वहीं से स्थिति थोड़ी समझने की स्थिति बनी। लेकिन धनखड़ साहब शायद अभी तक वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने जा रहा है। वो अपने रव में अपना चल रहे थे। उनको लग रहा था कि अब कम से कम हमने अब तक का जितना पाप किया है, अपना विदाई से पहले अपना वो सारी चीजों को हम धो करके और हम ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन स्थिति वहीं बदली है, और पता चला कि वो 4:30 बजे जो चीजें छन के आ रही हैं कि 4:30 बजे 4 बजे से राजनाथ के घर पर सारे सांसदों का दस्तखत लिया जा रहा था, सादे कागज पर दस्तखत लिया जा रहा था। और उसमें अब जो छन के आ रहा था कि इनके ऊपर महाभियोग की तैयारी चल रही थी, इनको बाकायदे उठाने की तैयारी चल रही थी। तो निश्चित रूप से इन तक समाचार पहुंचा होगा, और 7, 7:30 बजे इनको स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब आप बीमार हो जाइए, और नहीं तो
महाभियोग हम आपके ऊपर लाएंगे। लेकिन अगर इनमें समाजवादी जरा सा भी टेम्परामेंट रहता तो हमको तो ऐसा लगता था कि इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब उससे ज्यादा इनका कोई क्या उखाड़ लेगा। लेकिन अब जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन धनखड़ साहब ने बेहतर यही समझा कि रात को उसके बाद चुपके से पिछले दरवाजा से अच्छा, अब उसके बाद इस्तीफा इन्होंने पहले जो सोशल मीडिया में दिया, उसके बाद गए राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो गिल्टी कॉन्शियस थे, अपने पुराने सारे व्यवहारों के प्रति गिल्टी कॉन्शियस थे। अरे भाई, वकील आदमी तो था ही, ये आदमी लायर तो था ही, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी इंस्टिंक्ट भी उनके अंदर था। तो जितनी आत्मा वो गिरा सकते थे, जितना अपने आप को गिरा सकते थे, शायद वो पराकाष्ठा हो गई थी, और उसी का ये शायद प्रायश्चित करने वाले थे। और यह बात को भांप गए, पूरी सरकार भांप गई, मोदी जी भांप गई कि अब तो ये बंदर हमारे हाथ से निकल गया है। फल ये हुआ कि उनको, अगर वो इस्तीफा न देते तो आज हो सकता था कि सदन में उनके ऊपर महाभियोग रख दिया गया होता, और उस तरीके से फिर उनको हटाया जाता, उसकी प्रोसेस होता। लेकिन वो प्रोसेस और भद्द पीढ़ी, तो हमको लग रहा है कि अपना धनखड़ जी जो वहां नमक खाए थे, उस नमक का फर्ज अदा किए, और अंततः उन्होंने बीमार होकर के अपना त्याग पत्र दे दिया। लेकिन इसका अर्थ तो जाएगा, दूर तक जाएगा। अब लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। निश्चित रूप से यह जो सत्र है, यह अपने आप में निर्णायक सत्र है, अद्भुत सत्र है, अनोखा सत्र है। अब इसमें मोदी जी का भी जो ये विजयोत्सव कितना चलता है, और ये अपोजिशन इसका कैसे क्या उपयोग करती है, और तो जी बहुत शुक्रिया तिवारी जी। मैं एक एक टिप्पणी 2-2 मिनट की मैं केवल लेना चाहूंगा। अरविंद श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी कि इसका जो है मोदी जी के ऊपर, सरकार के ऊपर, इसका क्या असर पड़ सकता है, ये आप से मैं जानना चाहता हूँ। क्या अपना पॉलिटिकल आपका क्या मूल्यांकन कहता है कि क्या असर पड़ेगा इसका भाजपा पे या मोदी सरकार के ऊपर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस समय मोदी सरकार का जो वो है नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन स्लाइड उस पे है। लगातार जनता के बीच में इनकी तमाम तरह की असफलताओं के कारण, और जिस कदर से लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या चाइना के साथ रिलेशंस का मामला हो, तमाम चीज़ों में, और भारत में भी जो जिस तरह से इनकी आर्थिक नीतियां असफल हो रही हैं, तो इनकी तो लगातार जो है घटते हुए उस पे हैं। तो ये एक कैटलिस्ट का काम तो जरूर करेगा, क्योंकि ये आसान या एक साधारण घटनाक्रम नहीं है। किसी मंत्री का इस्तीफा दे देने वाली बात नहीं है। एक उपराष्ट्रपति के द्वारा पहली बार इस्तीफा दिया गया। इस्तीफे पहले 2 बार हुए हैं, मगर जैसा तिवारी जी ने कहा कि एक बार वीवी गिरी ने दिया और एक बार वेंकट रमन ने दिया, जब वो भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। तो ऐसा 2 बार हुआ है, मगर बिना किसी कारण के अचानक इस्तीफा दे देना उपराष्ट्रपति के द्वारा, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बहुत घोर रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति था, जिसने अपने राजनीतिक आकाओं को या अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर के उसने काम किया, उसका इस्तीफा देने का एक निश्चित रूप से नेगेटिव इम्पैक्ट तो मोदी के ऊपर, मोदी की पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा, और इससे इनकी और ज्यादा छवि खराब होगी, इनका लोकप्रियता खत्म होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम टिप्पणी प्रोफेसर शिवाजी सरकार की। आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है कि क्या अब ये मान लिया जाए कि धनखड़ साहब जो है वो सार्वजनिक जीवन से रिटायर हो गए, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक जीवन से रिटायर होने की तो घोषणा की नहीं है। अगर वो घोषणा उन्होंने नहीं की है तो किसी ना किसी जुगत में तो है, नहीं तो तमाम सारे लोग ऐसे रहे। मैं तो उस समय वीपी सिंह जी के साथ में था, जब वीपी सिंह जी का एक पूरे देश के ऊपर असर था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यासी घोषणा करता हूँ, राजनीति में सक्रिय नहीं रहूंगा। ऐसे और भी लोग रहे हैं देश की राजनीति में। आपको क्या लगता है कि अब जो है इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो सार्वजनिक जीवन से या राजनीति से संन्यास की जल्दी ही वो घोषणा करेंगे, या कहीं पर और दिखलाई पड़ेंगे?
नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सामाजिक राजनीतिक जीवन से या सामाजिक जीवन से वो कोई संन्यास ले रहे हैं, ऐसा ना उन्होंने कहा है और ना ही ऐसे कोई अटकल है। सबकी सोच यही है कि अगले में वो हो सकता है, क्या हो जाएंगे ये पता नहीं है अभी, पर उनकी कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि वो अवसर के ताक में अपने अगर कैरियर का ग्राफ उनका देखें आप सारी चीजें आपको पता है, सभी को अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे बड़े सही से वक्त पे पहुंच जाते हैं। तो इस वक्त भी कहीं और पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या यहीं पे कोई उनको दूसरा ओहदे की कोशिश होगी कि नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है। पर धनखड़ साहब का जिस तरह से सामान्य रूप से उनका एक स्वभाव रहा है, वो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी तरह से रेलिवेंट बने रहने की कोशिश अवश्य करेंगे। उसमें कितना कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो पता नहीं। अब वो बीजेपी के रह के ही होंगे या कहीं और जाके ऐसी तलाश करेंगे, ये भी भविष्य के सब कुछ अर्थ में है। तो इसलिए अभी से ये कहना कि वो बिल्कुल ओझल हो जाएंगे, मैं नहीं समझता वो ओझल होंगे, पर किस तरह से वो बने रहेंगे वो आगे देखने की बात है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद वो बाकी चीजें जिसके बारे में हम बहुत सारी अटकलें आज लगा रहे हैं वो खुद ही खुलासा करेंगे, भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो इस तरह से कहीं से भी बिल्कुल इसको कहते हैं गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं मुझे लग रहा है। वो बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे ये आगे देखने की बात। जी, बहुत पर आपका एक चीज शुक्रिया। जरूर मैं समझता हूँ जी, अभी देखिए उनकी जो उम्र है, अब उस उम्र में तो कायदे से वानप्रस्थ में उन्हें जाना ही चाहिए। और अगर अरविंद श्रीवास्तव जी की और जो है तिवारी जी की चले तो वो तो रिटायर करा ही दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो प्रकट हो जाए, अगले राष्ट्रपति के वो उम्मीदवार बन जाए। ये भी हो सकता है उन्होंने अपना लॉयल्टी का टेस्ट दे दिया हो, उनसे कहा गया हो और उस टेस्ट में वो मतलब पास हुए और इसलिए मोगाम्बो खुश हुआ और इसलिए कुछ उन्हें इनाम मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता नहीं, है, नहीं हो सकता। नहीं, इनके ऊपर भरोसा तो पर ऐसा ना हो जाए कि विपक्ष के कैंडिडेट बन जाए। विपक्ष बिल्कुल नहीं मानेगा। ये सब कुछ संभावना है कि वो भी विपक्ष में जी। अब हम किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी जी, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। दर्शकों का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़े, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी जुड़े, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अपील की वजह से शेयर